नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्राई डू कैट सिंड्रोम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्राई डू कैट सिंड्रोम इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, ये सिंड्रोम होने का कारण क्या है, किस कारण से होता है, ये सिंड्रोम ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है, इस सिंड्रोम के प्रमुख लक्षण कौन कौन, सिम्टम कौन कौन से हैं और इसके हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो इसका नाम की बात है कि क्राई डू कैट सिंड्रोम क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है या जो बच्चा होता है उसके रोने की आवाज़ जो होती है वह बिल्ली के आवाज़ से क्या करती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, मिलती जुलती है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया क्राई डू कैट सिंड्रोम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि होता क्यों है। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम होने का कारण है कि 5th क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है वह डिलीट हो जाती है। मतलब 5वें क्रोमोसोम की छोटी वाली जो आर्म है, उसकी जो भुजा है वह डिलीट हो जाती है और उसके डिलीट होने से ए एबनॉर्मलिटी क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब है कि यह सेक्स क्रोमोसोमल है कि ऑटोसोमल है। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम जो है वह ऑटोसोमल जो कि डिजीज है। अब प्रश्न है कि वह आर्म उसकी जो है कि छोटी वाली क्यों डिलीट हो जाती है। तो पहले हम लोग पढ़े हैं कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन से या कोशिका विभाजन में एबनॉर्मलिटी से। तो इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे जो कि म्यूटेशन या जो कि दो इसमें आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा, मार्फोलॉजिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम। तो किसी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण अगर क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी में चेंज होता है तो उसको हम लोग मार्फोलॉजिकल चेंजेज कहते हैं। और क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग उसको जो कि न्यूमेरिकल चेंजेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 5वें क्रोमोसोम की एक छोटी वाली आर्म डिलीट हो रही है, गायब हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी क्या हो रही, अल्टर हो रही है। तो ये जो समस्या है वो उसको हम लोग मार्फोलॉजिकल अल्टरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और क्यों होती है, तो 5वें क्रोमोसोम की छोटी वाली आर्म के डिलीट हो जाने से ये समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, रही बात डायग्नोसिस की, तो इसकी डायग्नोसिस है जितने भी सिंड्रोम है, सभी सिंड्रोम की जो डायग्नोसिस है उसमें सबसे कॉमन 2 मेथड है, अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हम लोग जो डेवलपिंग जो मतलब चाइल्ड है उसमें हम लोग कोई अगर फिजिकल मतलब डिफेक्ट है तो उसको हम लोग जान सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस जो सेंटेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या है कि जब गर्भ नियर अबाउट बच्चा 14 या 16 वीक या इससे अधिक का हो जाता है तो बच्चा एक थैली के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, उसी को हम लोग जो कि एमनियोटिक बैग कहते हैं। और उसके अंदर जो द्रव होता है उसी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो उसको हम लोग कलेक्ट करके उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं और कैरियोटाइपिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको बता सकते हैं। अब कैरियोटाइपिंग क्या, तो कई बार इसके पहले बताया गया है। कैरियोटाइपिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसी को हम उसका कैरियोटाइप कहते हैं। और जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को या कैरियोटाइप को क्रोमोसोम आर्म के आधार पर, उसके शेप साइज के आधार पर, लेंथ के आधार पर जब उसको हम लोग अरेंज करते हैं तो एक डायग्राम हमें प्राप्त होता है और उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, क्राई डू कैट, ऐसे तो CHAT है, कई जगहों पर मतलब चैट लिखा है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे क्राई डू कैट। और कैट का नाम का तात्पर्य बस इतना ही है कि इसमें बच्चे की कराहने की या रोने की आवाज़ जो होती है बिल्ली के आवाज़ की जैसी होती है। ठीक, इट इज़ रेयर जेनेटिक डिजीज काज्ड बाई डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। ये समस्या होती क्यों है, तो ये समस्या क्या है कि एक रेयर जेनेटिक डिजीज है, बहुत कम केसेज में देखने को मिलता है। और इसमें 5वें क्रोमोसोम की
जो छोटी आर्म होती है वो डिलीट हो जाने से, गायब हो जाने से समस्या होती है। नेक्स्ट है, इट वाज डिस्कवर बाई फ्रेंच साइंटिस्ट। फ्रेंच देश के एक मतलब वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जो कि ठीक है लेजूने। उन्होंने 1963 में इस सिंड्रोम का खोज किया था। अब इससे अगर ग्रसित कोई बच्चा है तो उसमें सिम्टम, उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहला यही है कि हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई, मतलब इससे जो ग्रसित बच्चा होता है उसके रोने की या जो कराहने की आवाज़ होती है वह बिल्ली के रोने के आवाज़ से क्या होती है, मिलती जुलती है। बच्ची जैसे या बिल्ली जैसे बोलती है उसी की तरह आवाज़ लगता है। दूसरा इसका सिम्टम है माइक्रोसिफेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइक्रोसिफेली का मतलब यही है, देखिए माइक्रो मतलब क्या आता है, सूक्ष्म, और सिफेली मतलब क्या, हेड। यहाँ पर जो बच्चा होगा उसके जो हेड की साइज होती है वह एक नॉर्मल बच्चे के तुलना में क्या होती है, एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में छोटी देखने से ही प्रतीत होती है। तो इस एबनॉर्मलिटी को हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। मतलब जो बच्चा जो जन्म लेगा उस बच्चे की जो हेड की साइज होती है वह नॉर्मल से छोटी होती है। अगला है लो वेट एट बर्थ। और ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी जो उनका जो वजन होता है वह औसत से काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, ब्रॉड मून लाइक फेस। मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका फेस जो होता है बिल्कुल मून, चंद्रमा की तरह थोड़ा सा लार्जर जरूर होगा लेकिन बिल्कुल गोलाकार जो है प्रतीत होता है, मून लाइक फेस। अगला पॉइंट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो बच्चे हैं उनमें जो बॉडी में जो मतलब जो मसल्स होती हैं वह जो है कि वीक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मसल जो मतलब कंट्रैक्ट और जो रिलैक्स होने की प्रोसेस है वह क्या होती है, वह फेल हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि बच्चे जैसे क्या है कि कोई बॉडी पार्ट उसको फैलाने में, उसको मोड़ने में उसको क्या होता है, पेन होता है, दिक्कत होती है। तो इस समस्या को हम बोलते हैं हाइपोटोनिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं मसल टोन। अगला है माइक्रोग्नैथिया। पहले से हम लोग जानते हैं माइक्रो मतलब छोटा या सूक्ष्म, अग्नेथा शब्द का मतलब क्या आता है, जा, जबड़ा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें जो जबड़ा होता है वह नॉर्मल से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम लोग माइक्रोग्नैथिया बोलेंगे। इट्स फ्रिक्वेंसी इज 1 in। देखिए कहीं की किताबों में अलग अलग दिया, कहीं पर जो है कि इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है कि 20,000 में 1, कहीं कहीं दिया है 30,000, कहीं कहीं दिया है कि 30 से लेकर के 50,000। तो इसमें कुछ वेरिएशन मिल सकता है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर मान लिया जाए तो 30 या 40,000 में 1, मतलब जो 30,000 या 40,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें औसत में देखा जाए तो एक बच्चा जो होता है इस रोग से ग्रसित होता है। डायग्नोसिस क्या है, देखिए डायग्नोसिस में एक तरीके से देखा जाए तो इसका कोई 100% ऐसा क्योर कोई मैकेनिज्म नहीं कि इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसमें यही होता है कि प्रीनेटल स्क्रीनिंग डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चे के जन्म के पूर्व हम जांच करें, और अगर हमें ऐसा मिलता है कि ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि मतलब एबॉर्शन के लिए जो है कि बोलते हैं, या अगर माइनर कोई डिफेक्ट है तो उसको हम लोग दवा के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रीनेटल जो है कि स्क्रीनिंग में है, प्रीनेटल मतलब क्या होता है, जन्म के पूर्व, जब बच्चा गर्भ में हो और नियर अबाउट 3 महीने या इससे अधिक हो जाए तब हम इस प्रकार की जांच को बहुत आसानी से करके पता लगा सकते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड है, तो इसका उपयोग हम लोग विशेषकर क्या करते हैं, कैन डिटेक्ट फिजिकल एबनॉर्मलिटी। अल्ट्रासाउंड करके हम बच्चे के फिजिकल एबनॉर्मलिटी को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है या बच्चा बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल है। दूसरा है एमनियोसेंटेसिस। देखिए एमनियोसेंटेसिस में ये लिखा गया कि परफॉर्म अराउंड 14 वीक लेटर टू कलेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड फॉर कैरियोटाइपिंग। देखो एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि जब बच्चा गर्भ में 14-16 सप्ताह इसके आसपास, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चा एक पाउच में, एक बच्चा के तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, कई बार यूट्यूब ऐसे अगर सर्च करेंगे तो माँ के पेट में बच्चा क्या था, एक वाइट या येलो कलर की थैली के अंदर जिसे लगता है कि बच्चा क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस में बिल्कुल उसमें रहता है।
तो उसी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक बैग बोलते हैं। और उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है जिसमें तमाम सारे एंटीबॉडी और वह न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच होता है, उसी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इंजेक्शन के माध्यम से डॉक्टर उस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा कलेक्ट करता है, उसकी मात्रा को 60 से 90 ml के आसपास, और उससे हम लोग क्रोमोसोम को की कैरियोटाइपिंग करके और ये बात कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल कन्फर्मली कि बच्चे में क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो दो इसमें कॉमन मेथड हैं, अल्ट्रासाउंड और एमनियो जो कि सेंटेसिस द्वारा हम इसको इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब अगर हमें डिफेक्ट आता है डॉक्टर को, नहीं डिफेक्ट बहुत बड़े लेवल पर है, इसको क्यूरेबल नहीं है, तो एबॉर्शन के लिए बोलते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल हेल्दी है तो फिर हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें बस 2-3 बात याद रखना आपको वाइवा के लिए। अगर देखा जाए कि क्राई डू कैट सबसे कॉमन है, क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि इस पेशेंट में बच्चे के रोने की आवाज़ जो होती है वह बिल्ली के रोने से या बिल्ली के बोलने से की आवाज़ से मैच खाती है। दूसरा इस समस्या ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल है, तो ये समस्या हम बताएंगे कि ऑटोसोमल है, मतलब ऑटोसोम्स में एबनॉर्मलिटी से होता है। अब ऑटोसोमल में भी है कि एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है जो कि मार्फोलॉजिकल। तो न्यूमेरिकल मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कमी होने से कोई समस्या हो तो उसको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, और क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी में कोई समस्या होने से, अल्टरेशन होने से समस्या, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजिकल। तो ये समस्या जो होती है वह क्रोमोसोम के 5वें क्रोमोसोम का एक छोटी वाली आर्म डिलीट हो जाने से होता, मतलब ये मार्फोलॉजिकल ऑटोसोमल जो कि डिफेक्ट है। ठीक, 5वें बताया गया 5वें क्रोमोसोम की एक आर्म जो कि गायब हो जाने से समस्या होती है। अब इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, तो जितने भी, एक की बात है, जितने भी सिंड्रोम हम लोग पढ़े, हर सिंड्रोम में 2 कॉमन मेथड है, अल्ट्रासाउंड और एमनियो जो कि सेंटेसिस के द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट होकर के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हमें भी एक फीडबैक मिलता रहे और हम इसी तरह आसान भाषा में वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।